Okay, so uh, good evening, dear aspirants. Today I'm going to start the Indian Polity, 6th edition by M. Lakshmikant. We will start chapter by chapter. Today I will cover the first chapter. Even I will try to cover the first chapter by today. If it is, then I will conclude this in another lecture. Okay, let's start. So हम start करते हैं. हमारा सबसे पहले क्या है? Historical background. आप मुझे एक बार क्लियरिटी यस इट इज क्लियर ओके सबसे पहले हमारे पास क्या आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है जो हमारी इंडियन पॉलिटी की शुरुआत है लाइक हम लोग जानते हैं कि लाइक जो हमारा संविधान है और हमारे देश में जो राजनीति है वो कहाँ से शुरू हुई है जब से हमारे देश में कौन आए हैं ब्रिटिशर्स आए हैं ब्रिटिशर्स कब आए थे वो आए थे 1600 में 1600 ईस्वी में वो क्या करने आए थे हमारे यहाँ ट्रेड करने आए थे पहले वो क्या थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे उनका जो काम था वो सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड ही था और जो चार्टर था वो ग्रांट किसके द्वारा किया गया था क्वीन एलिजाबेथ इन 1765 उसके बाद ये जो तब तक ये हमारी जो लाइक हमारी नहीं ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी तब तक वो क्या थी एक ट्रेडिंग कंपनी थी लेकिन उसके बाद जो उसके जो फंक्शंस थे क्या हो गए थे ऑब्टेन था दीवानी जिसका मतलब क्या था उनके पास रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के भी जो राइट्स थे उनको मिल गए थे वो किस किस स्टेट के मिले थे या किस किस शहर के मिले थे स्टेट कौन कौन थी लाइक बंगाल बिहार एंड उड़ीसा की इससे क्या लाइक उनका करियर यहाँ से स्टार्ट होता है टेरिटोरियल पावर को लेके और ये 1880 लाइक 1858 में हम लोगों को पता है कि क्या हुआ था स्क्वायर मेटर्निटी हुई थी मंगल पांडे ने जब वो लाइक मना कर दिया था कि हम लोग ये गन्स नहीं यूज करेंगे बिकॉज इसमें काउ पाउडर यूज हुआ है इसलिए वो नहीं लाइक राइट दिस रूल कंटिन्यूज अंटिल द अंडर लाइक ये कब तक चला जो 1858 के बाद जो स्क्वायर मेटर्निटी हुई उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली तब तक लाइक जो था वहाँ पर हमारे यहाँ ब्रिटिश राज था ब्रिटिश राज शुरू कब से हुआ 1765 से 1765 से पहले यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था लाइक वो एज ए ट्रेडिंग कंपनी थे वो तब एज अ लाइक राज नहीं कर रहे थे उनका राज शुरू हुआ था 1765 को इसको हमने दिमाग में रखना है इंडिपेंडेंस के साथ जो है हमें एक संविधान की भी जरूरत थी इसके लिए जो हमारी संविधान के लिए एक असेंबली बनाई गई जो हमारा संविधान लिखेगी और जो हमारा संविधान था लाइक 1946 में बनी थी और 1950 में हमारा जो संविधान था वो लागू हो गया था इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसमें कुछ एक बहुत सारे फीचर्स थे जो हमने ब्रिटिश रूल से लिए हैं और कुछ जो थे लाइक लीगल फ्रेमवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक जिसमें क्या गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया दीज इवेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस लाइक उनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा लाइक उसी से लाइक मोटिवेट होके उन लाइक जो हमने सिचुएशन देखी हैं उसी से प्रभावित होके ही हम लोगों ने क्या किया था अपने फर्दर लाइक काम स्टार्ट किया था लाइक जो भी हमारा संविधान है वो लाइक उसका बैकग्राउंड क्या दिखता है जो हमारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की है अब इसकी जो हेडिंग्स हैं वो कुछ ऐसे रह रही है द कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक रहा 1858 तक क्योंकि 1858 के बाद हमारे यहाँ स्क्वायर मेटर्निटी स्टार्ट हो गई थी तो उनके रूल्स भी चेंज होने स्टार्ट हो गए थे तो कंपनी उसके बाद क्या आ गया क्राउन रूल आ गया क्राउन रूल 1947 तक रहा 1947 के बाद हमें आज़ादी मिल गई थी ये हमें पता है सबसे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ते हैं ये जो एक्ट था इसे लाइक इसे ना दिस एक्ट ये एक्ट इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस थी एज इट लाइक क्योंकि ये पहला स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था किस लिए ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल कर सके और उनको रेगुलेट कर सके इसको लाइक इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इसको पहली बार लाइक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन ऑफ द कंपनी के लिए ये अभी इंडिया के लिए नहीं है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इज फॉर द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ठीक है इसके फीचर्स क्या थे ये हमने याद रखना है इसमें क्या था जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था और एक लाइक उन्होंने क्रिएट किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम लाइक पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था लेकिन अब गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को क्या बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने लाइक इसके एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी जिसमें 4 लोग थे जो उसको हेल्प करेंगे किसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो पहले गवर्नर जनरल थे वो हमने याद रखना है वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स लाइक इसमें क्या हुआ जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास
उनको क्या मद्रास प्रेसिडेंसी उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया, किसका, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। इससे पहले वो दोनों इंडिपेंडेंट थे, लेकिन अब वो किसके अंडर काम कर रहे थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के अंदर, बिकॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग हमारे क्या बन गए थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आ रहे थे गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। उसके बाद क्या हुआ था, इट प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट, लाइक इस्टेब्लिशमेंट हुई थी सुप्रीम कोर्ट की 1774 में कोलकाता में, और कंप्राइजिंग द, उसमें क्या था, एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि करंटली हमारे देश में लाइक जो सुप्रीम कोर्ट चल रही है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ टोटल और कितने जजेस होते हैं। इसमें क्या किया गया, इट लाइक जो सर्वेंट्स थे जो कंपनी में काम करते थे उनको रोक दिया गया, किसके लिए, ताकि वो किसी से कोई रिश्वत या कोई तोहफा नहीं लेंगे। ओके, इससे क्या हुआ, स्ट्रेंथन होगी, मतलब स्ट्रांग होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट का किस लाइक ओवर द कंपनी के ऊपर, लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल थोड़ा स्ट्रांग हो गया, इंडिया के ऊपर नहीं। अभी तक हमने ये ध्यान रखना है। ओके, अब उसके बाद क्या है, टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। ओके, उसके बाद 1781 जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी को उन्होंने बदलने के लिए अमेंडमेंट एक्ट आई थी जो आया था 1781 में। ये भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको कहा जाता है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को। इसके क्या फीचर्स थे, इसमें एग्जम्प्ट किया गया था गवर्नर जनरल और काउंसिल को। जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि जो गवर्नर जनरल था उनको एक एग्जेक्टिव काउंसिल दी गई थी जो जिसमें 4 लोग थे जो उसको हेल्प करेंगे। उनको एग्जम्प्ट किया गया था किससे, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट डन बाय देम, लाइक कोई भी वो काम करेंगे उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एक्ट लागू नहीं होगा। इट ऑल्सो एग्जम्प्ट उनको, और किससे क्या एग्जम्प्ट किया गया, the servant of company from the jurisdiction of the Supreme Court of their official actions। अब इसमें एक्सक्लूड किया गया, इंक्लूड नहीं, निकाला गया। किसको निकाला गया, रेवेन्यू मैटर्स को, और मैटर अराइजिंग द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि जो भी पैसे को लेके उनके मैटर्स हैं उनको भी निकाल दिया गया, और जो कैसे उन्होंने पैसा इकट्ठा करना उसको भी निकाल दिया गया। किससे, सुप्रीम कोर्ट की, मतलब उससे सुप्रीम कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है कि वो कैसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया इन्होंने, प्रोवाइड किया क्या, सुप्रीम कोर्ट को was to have jurisdiction overall inhabitant of the कोलकाता के में जितना कलकत्ता में जितने भी लोग रहते हैं उनके ऊपर उसकी jurisdiction थी। पर उसमें क्या था, उसमें ये बोला गया कि जो कोर्ट है तो उसने एडमिनिस्टर करना है पर्सनल लॉ को ऑफ द डिफेंडेंट, जैसे हिंदू वर्ड ट्राई टू अकॉर्डिंग द हिंदू लॉ, जो हिंदू है उनको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जो मुस्लिम है उनको मॉडर्न लॉ के अकॉर्डिंग ही पनिश किया जाएगा या उनको सुना जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो अपील थी वो प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड टेक द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। जो अपील जाती थी किसके लिए, कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। जो भी अपील थी प्रोविंशियल कोर्ट से किसके पास जाती थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में, वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाती थी। ठीक है, इसमें क्या था, गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल इन काउंसिल उसको फ्रेम करना था रेगुलेशन एंड प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। जो ज्यादा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ इतना काम था कि उसने हिंदू और मुस्लिम लोग जो कोलकाता में रहते हैं उनके लिए ही थी अभी तक, और कंपनी के किसी मैटर के लिए नहीं थी। ओके, ये तो था हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्योंकि इसमें जो भी है कुछ गवर्नर जनरल की पावर्स को थोड़ा इन्हांस किया गया है और उसको सुप्रीम कोर्ट से दूर रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट उसके साथ कोई सुनवाई नहीं करेगी, और वो कैसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, उस बात से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। अब उसके बाद आया इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट कौन सा था, 1784 का इंडिया पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या किया गया, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को कंपनी के अलग अलग कर दिया गया। जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा, जो सेटलमेंट एक्ट था उसके अंदर उन्होंने क्या किया था कि जो भी आपके काम है रेवेन्यू से रिलेटेड आप कुछ भी उधर नहीं लोगे, और जो भी नए प्रोविंशियल रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो भी काउंसिल के द्वारा बनाए जाएंगे। अब उन्होंने आगे क्या किया कि कंपनी के मैटर्स अलग देखे जाएंगे, पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग देखा, कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग देखा जाएगा, कंपनी को कैसे चलाना है उसकी राजनीति को अलग देखा जाएगा, और कंपनी में कैसे धन लेके आना उसको अलग देखा जाएगा। इसमें क्या था, अब कोर्ट को जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उनको अलाउ किया गया कि वो मैनेज करेंगे कमर्शियल अफेयर्स।
बट उन्होंने एक और नई बॉडी बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। जो कोर्ट थी उसको बोल दिया कि आप कमर्शियल अफेयर्स को करो, क्योंकि ऊपर उन्होंने कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया था कंपनी के। कोर्ट को बोल दिया कि आप क्या करो, हमारे जो कमर्शियल अफेयर्स है उनको मैनेज करो, और पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए एक अलग से बॉडी बना दी। तो मतलब इससे उन्होंने क्या, एक तरह से उन्होंने, हम कह सकते हैं कि उन्होंने डबल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट कर दी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उनको क्या करना था, उनको सुपरवाइज करना था और डायरेक्ट करना था जितने भी ऑपरेशंस है रिलेटेड टू सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू और ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन। जितने भी ब्रिटिश के ब्रिटिश पोजेशन के अंदर जो भी टेरिटरीज आ रही हैं उन सबको उनको कंट्रोल करना था, सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट को। मतलब ये जो एक्ट था वो सिग्निफिकेंट था दो रीजन की वजह से। पहला तो ये था, जो कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन। लाइक ये जो ब्रिटिश पोजेशन है इन्होंने अपने ये पहली बार इन्होंने यूज किया था कि ये हमारे जो जो स्टेट्स हमारी पोजेशन में है उनको हम ले रहे हैं। तो दूसरा क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। उन्होंने किसको दे दिया था, कंपनी को उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का दे दिया था। उसके बाद आता है 1786। अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके अंदर गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। उसके बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको 1781 भी कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। उसके बाद हमारे पास क्या आया, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, उन्होंने डबल गवर्नमेंट की बात की, और दूसरा उन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशन को यूज किया। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्ट ऑफ 1786। 1786 में जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड वॉन हेस्टिंग। ए प्लेस टू डिमांड द एक्सेप्ट पोस्ट विच ही शुड बी गिवन, मतलब उसको पावर दी गई ताकि वो किसी भी अपने डिसीजन को ओवरराइड कर सके इन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। जो उन्होंने एक बार फैसला दे दिया है उसको वो फिर से बदल सके। दैट्स इट। उसके बाद क्या हुआ, ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। अब आप बताओगे कि वो कमांडर इन चीफ भी होंगे। अब आप मुझे मैसेज करके बताओगे कि अभी रिसेंटली हमारे देश में क्या अभी भी कमांडर इन चीफ कोई पोस्ट होती है? अगर होती है तो वो कौन होता है हमारे देश में कमांडर इन चीफ? उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें क्या हुआ था, इट एक्सटेंड द ओवरराइडिंग पावर। इसने क्या किया था, जो ओवरराइडिंग पावर है पहले ऊपर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में मिली है उसको और बढ़ा दिया गया। किसकी तरह बढ़ा दिया गया, टू द फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। जो ऊपर हमने बात की थी बॉम्बे एंड मद्रास, उन दोनों को सबऑर्डिनेट बना दिया गया था। ये उन तक भी एक्सटेंड कर दी गई थी 1793 में, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद क्या है, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर टू कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ये मैंने बोल दिया कि उनको पावर ज्यादा दे दी गई। उसके बाद जो जो कंपनी की मोनोपोली थी कि यही कंपनी तो अब चल रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया इंडिया में ओवर द फॉर द पीरियड ऑफ 20 years कि हम 20 साल और यहाँ काम करेंगे। ओके। उसके बाद क्या हुआ था, कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। जो कमांडर इन चीफ होगा वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा तब तक जब तक ही वाज सो अपॉइंटेड, जब तक वो अपॉइंट नहीं किया जाता। ओके। इसमें क्या था, जो मेंबर थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड their staff were hers of to be paid by the Indian revenue। उसके बाद हमारे पास आता है चार्टर एक्ट 1830। 1813 में क्या होता है, अभी तक क्या है, वो कंपनी में कोई काम कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ दिख रहा है, फिर उसको बदल रहे हैं, सिर्फ कंपनी से रिलेटेड ही चल रही है। जो ब्रिटिश पोजेशन की बात है वो हमारी कहाँ हुई है, वो सिर्फ हमारे पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया 1784 में हुई है। उसके बाद उन्होंने अपने गवर्नर जनरल को थोड़ा उन्होंने उनकी पावर्स बढ़ानी स्टार्ट कर दी है। अब हम चार्टर एक्ट 1813 की बात करते हैं। इसमें क्या है, द फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। इसमें क्या अबॉलिश किया गया, खत्म कर दिया गया किसको, ट्रेड मोनोपोली को कंपनी की इंडिया में। जैसे कि जो इंडियन ट्रेड थे थ्रोन अपॉन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स, हाउएवर इट कंटिन्यूड द अब क्या था, अब मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। अब इंडिया के साथ साथ वो चाइना के साथ भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना।
ओके, इट कंटिन्यू टू द मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कि एक एक का ही शासन होना, एक ही उस चीज में माहिर होना, ठीक है। उसके बाद असर्ट किया सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। उन्होंने अब ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी को वहां पे दिखाना स्टार्ट कर दिया, असर्ट किया। इट अलाउ द जो क्रिश्चियन मिशनरी थी उनको बोला कि आप लोग इंडिया में आ सकते हो फॉर द पर्पज टू ऑफ इनलाइटिंग द पीपल, लाइक यहाँ के लोगों को इनलाइट करने के लिए। कितना इनलाइट किया ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारी सभ्यता ऐसी तो है नहीं कि पहले ही खराब थी। ये हम ये नहीं कहते कि क्रिश्चियंस ने आके कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन वो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए बुलाया था, हमारे देश के बेनिफिट के लिए नहीं। हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। इट प्रोवाइडेड द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, लाइक इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट की इनहेबिटेंट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज ऑफ इंडिया। जो भी ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया में लोग रह रहे हैं उन लोगों को उन्होंने क्या था, वेस्टर्न एजुकेशन देनी स्टार्ट की। वेस्टर्न एजुकेशन देनी, हम लोग ये नहीं सोचेंगे लाइक जो हमारा अभी का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, ये उन्हीं की देन है, उसके लिए हम थैंक यू करते हैं। लेकिन उन्होंने ये हमारे लिए नहीं बनाया था, उनको लेबर की जरूरत थी। अगर वो बाहर से लेबर लेके आते ब्रिटिश इंडिया लाइक ब्रिटेन से, तो उनको महंगी पड़ रही थी। तो उन्होंने क्या किया था कि हमारी जो लेबर है उन्हीं को उन्होंने बोला थोड़ा सा इनको एजुकेट कर देते हैं, तो ये हमारे ही बेनिफिट में आएंगी। ओके, इन्होंने अथॉराइज किया जो लोकल गवर्नमेंट है इंडिया की, उनके ऊपर इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स ऑन पर्सन जिस कुड बी पनिश द पर्सन इफ, लाइक इन्होंने टैक्सेस को इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया, और जो टैक्स नहीं देगा उसको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833। इसको हम फाइनल स्टेप बोलते हैं, किसके लिए, ब्रिटिश इंडिया की सेंट्रलाइजेशन के लिए, मतलब उसी वो ही सत्ता में अब मेन आ चुकी थी। इसका फीचर्स क्या है, जो इट मेड, अब बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास एक एक्ट आया था, पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें क्या किया गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। अब जो फाइनल स्टेप आया वो है 1833, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और उसको सारी पावर्स दे दी गई, सिविल हो या मिलिट्री हो, दोनों पावर्स उसी को दे दी गई। जो एक्ट था वो क्रिएट किया गया था, वेट अब थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। द जो एक्ट था वो लाइक क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें अथॉरिटी दी गई थी इंटायर जितने भी टेरिटोरियल एरिया है जिसपे ब्रिटिश इंडिया का राज है, वो सब किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। और जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आप लोग कमेंट करके बताओगे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थी। ओके, इट डिप्राइव, लाइक जो बॉम्बे और मद्रास के जिनको उन्होंने पावर्स दे दी थी कि उनको लेजिस्लेटिव पावर से दूर रखा, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सारी एक्सक्लूसिव पावर दे दी गई फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। द लॉ में जितने भी लॉज बनाए गए प्रीवियस एक्ट के साथ, उनको क्या कह दिया गया, रेगुलेशन, और जो इसके बाद बनेंगे उसको क्या नाम दिया गया, एक्ट। मतलब अब हम बोल सकते हैं 1833 से पहले जितने भी लॉज आए हैं वो सब क्या थे, रेगुलेशन। अभी इसके बाद क्या आएंगे, सारे के सारे एक्ट। इसमें जितनी भी एक्टिविटीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके एज अ कमर्शियल बॉडी, क्योंकि हमने बात की जो 1600 में ये लोग आए थे, ये लोग सिर्फ किसके लिए आए थे, ये लोग आए थे अपनी कंपनी के लिए। अब यहाँ पर कमर्शियल बॉडीज को खत्म कर दिया गया और ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बन गई, मतलब ये शासन करने लगी। अब इन्होंने शासन करना स्टार्ट किया तो इन्होंने जो कंपनी की टेरिटरीज थी जो उनको क्या कर दिया, हेल्ड इट इन ट्रस्ट विद हिज मेजेस्टी, इन्होंने अपने अंदर ले लिया, हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। उसके लाइक कौन कौन वो उनके ही लाइक जो जिनको वो बोल रहे हैं उनके जो मेंबर्स हैं केवल वो ही उसको अब देखेंगे। लाइक हमारी जो टेरिटरी थी सारी उनके अंदर है, और उनके अंदर चली गई है। द चार्टर एक्ट 1833 में एक अटेम्प्ट थी जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया था सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। जो अभी हम यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आईएएस, उसकी जो स्टार्टिंग थी वो कहाँ से, लाइक अटेम्प्ट किया गया था, अभी तक बना नहीं था, अटेम्प्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कि हम इसे इंट्रोड्यूस करेंगे। 1833 में ये बोला गया था फॉर द लाइक जो भी हमारी कंपटीशन के थ्रू ही हम उसको लेंगे, एंड स्टेटेड दैट इंडियन शुड नॉट बी डिवाइडेड फॉर होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। हाउएवर ये जो प्रोविजन थी वो नेगोशिएटेड थी आफ्टर द ऑपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1853। अब दिस वाज लाइक एक सीरीज बन गई थी जो चार्टर एक्ट पास हुए थे बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट 1793 से 1853। इट वाज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क, उनका एक
लाइक गहरा प्रभाव छोड़ के गया था। इसमें क्या था, पहले बार ऐसा हुआ था कि सेपरेट किया गया था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को। किसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को? गवर्नर जनरल की काउंसिल की। जो हमने ऊपर अब जब लाइक एक्ट पढ़ रहे थे, जो रेगुलेशन थी उसमें हमने किया था कि एक काउंसिल बनाई गई थी जिसके 4 मेंबर थे, उसकी हेल्प करेंगे, उसको आगे फर्दर उन्होंने लाइक उसकी भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर दिया गया। इन एडिशन उसमें 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए। किसमें किए गए? लेजिस्लेटिव काउंसिलर में, टू द काउंसिल। और दूसरे वर्ड्स में अगर हम बात करें, एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई जिसको क्या कहा गया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें क्या था, जो लेजिस्लेटिव विंग था काउंसिल फंक्शन का, उसको मिनी पार्लियामेंट का नाम दिया गया। ओके, जिसमें अडॉप्ट करना सेम प्रोसीजर को ब्रिटिश पार्लियामेंट को, लाइक ये सब उसने लिया। जो लेजिस्लेशन थी फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब उसको पहली बार क्या ट्रीट किया गया? एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। उसको गवर्नमेंट का मतलब एक महत्वपूर्ण फंक्शन एज अ डील किया गया। इसमें क्या था, लाइक इसके लिए एक स्पेशल मशीनरी चाहिए थी, स्पेशल प्रोसेस के लिए। जो काम करना है उसके लिए अलग से हमें लाइक लेबर चाहिए, अलग से लोग चाहिए, अलग ही काम करने वाले लोग लाइक तरीका होगा। उसमें क्या किया, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन सिस्टम को। लाइक जो हमने पीछे अभी एक्ट में बात की थी, या लाइक 1833 में, कि अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम फॉर ओपन कंपटीशन। उसको कहाँ पर जाके इंट्रोड्यूस किया गया? 1854 में। लाइक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें क्या था, सिलेक्शन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अब इसमें क्या था, थ्रोन अपॉन द इंडियन ऑल्सो अकॉर्डिंग द मैकुले कमेटी। लाइक इसके लिए कौन सी कमेटी, लाइक जिसको हम बोल देते हैं, वो कौन सी थी? मैकुले कमेटी, जिसको अपॉइंट किया गया था 1854 में। अब इसके साथ क्या हुआ, जो कंपनी का रूल था वो एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया कहाँ तक, एंड उसको अलाउ था कि वो पोजेशन रखे इंडिया की टेरिटरीज के ऊपर ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। लाइक ब्रिटिश लाइक जो क्राउन है वो ब्रिटेन में है, उनके बिहाफ पर जो यहाँ पर पोजेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, उसी के बिहाफ पर यहाँ पर सारा राज किया जाएगा। बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई द पर्टिकुलर पीरियड। अभी तक उन्होंने कोई पीरियड नहीं डिफाइन किया था। लाइक पहले उन्होंने बोल दिया कंपनी का जो रूल है वो 20 साल और बढ़ा दीजिएगा, लेकिन अब उन्होंने कोई पीरियड नहीं दिया था, जैसे उन्होंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था। इससे क्लियर इंडिकेशन थी कि जो कंपनी का रूल है वो कभी भी खत्म हो सकता है एट एनी टाइम द पार्लियामेंट। लाइक जब भी पार्लियामेंट का मन करेगा वो उसको खत्म कर सकती है, किसको? कंपनी के रूल को, और लाइक प्रॉपर ब्रिटिश राज कहा जा सकता है। मतलब पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार लोकल लोगों की रिप्रेजेंटेशन हुई, जिसमें नए 6 मेंबर्स बनाए गए। किसके अंदर? गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर जो 4 मेंबर्स थे उनको अपॉइंट किया जाना था। लोकल जो गवर्नमेंट है, किसकी, कौन कौन सी गवर्नमेंट? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा की गवर्नमेंट से। ओके, उसके अब बात आती है, जब यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया तो है नहीं कि कब खत्म होगा, लाइक कभी भी ये खत्म हो सकता था। फिर स्टार्ट होता है क्राउन रूल। क्राउन रूल कब स्टार्ट होता है? 1858 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में, जिसमें लाइक वो किसके बाद आता है? जब रिवोल्ट होते हैं 1857 के, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, स्क्वायर मैटर्निटी। इसको लाइक द एक्ट, इसको लाइक इस 1858 वाले एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, लाइक एक्ट आल्सो नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसने अबॉलिश कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी अब खत्म कर दी, जितनी भी पावर्स थी गवर्नमेंट की, टेरिटरीज की एंड रेवेन्यूज की, वो किसको दे दी गई? ब्रिटिश क्राउन को। पहले ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर कोई इसको देख रहा था, अब कौन देखेंगे? ब्रिटिश क्राउन ही देखेंगे। अब इसमें क्या क्या फीचर्स आए? इसमें क्या फीचर्स आए कि जो भी गवर्न किया जाएगा ऑन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी, लाइक जो भी ऊपर बैठे उनके नाम पर ही इसको किया जाएगा, अब कंपनी के नाम पर नहीं किया जाएगा। पहले ये कंपनी के नाम पर लूट रहे थे, अब ये अपने नाम पर ही लूटेंगे। इट चेंज द डेजिग्नेशन। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया। हमें ये देखना है वाइसराय ऑफ इंडिया कब बने हैं? 1858 के एक्ट के बाद। ओके, इट वॉज डायरेक्ट टू रिप्रेजेंट द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। मतलब जो वाइसराय थे उनको कहा गया कि आपने ब्रिटिश क्राउन को इंडिया में रिप्रेजेंट करना है, और जो लॉर्ड कैनिंग थे वो हमारे पहले वाइसराय बने थे। इट एंडेड द सिस्टम। इसमें डबल जो गवर्नमेंट का सिस्टम था उसे एंड कर दिया गया। लाइक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने थे उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद क्या है, अब नया एक ऑफिस बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जिसमें क्या किया गया था, जो स्टेट वाज जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का, वही रिस्पॉन्सिबल था अल्टीमेट जो भी हो रहा है
कहाँ पर, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब एक नई मेंबर लाइक एक काउंसिल स्टैब्लिश की गई 15 मेंबर्स की, जिसमें 15 लोग थे। उसमें क्या करेंगे, 15 लोग हेल्प करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो मेंबर होगा ब्रिटिश कैबिनेट का, जो रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। अब उसकी हेल्प करने के लिए भी उनको 15 मेंबर दे दिए गए, ठीक है, कि ये इसकी हेल्प करेंगे कि कैसे। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको चेयरमैन ऑफ द काउंसिल मान देंगे कि ये जो सारी काउंसिल है 15 मेंबर की, इसका चेयरमैन कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्यों, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही तो उन 15 मेंबरों ने हेल्प करनी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल था वो एज अ बॉडी कॉर्पोरेट लाइक वो स्विंग कर रहा था किसको, बीइंग स्वीड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। अब उसके बाद क्या हुआ, द एक्ट ऑफ 1858 वॉज लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट, मतलब इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे हमने बोला कि डबल गवर्नमेंट का खत्म कर दिया गया, एक नया लाइक उन्होंने क्या बोला, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया, उसकी उन्होंने क्या बना दी, एक वाइस राय बना दिया गया, सब कुछ ही नया आया, जिसको हम बोलते, इसको बोला जाता है इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय विच इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरवाइज। जिससे जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसको सुपरवाइज और कंट्रोल करना था, किस कहाँ बैठकर, इंग्लैंड बैठकर, जो इंग्लैंड में हर मैजेस्टी ने। पर ये क्लियर नहीं किया गया कि क्या वे होगा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, मतलब किस तरह से इंडिया में गवर्नमेंट चलाई जाएगी। उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। 1857 के बाद जो फर्स्ट वॉर हो चुकी थी मंगल पांडे जिसको हम बोलते हैं, जिन्होंने जो स्टार्ट किया था, उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने फील किया कि हमें थोड़ी जरूरत है कि जो इंडियंस हैं वो भी हमारे साथ आए, लाइक जो हमारी, अगर हमारी लाइक हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनकी कंट्री के ऊपर, अगर वो भी हमारे साथ हैं तो हमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगी उनका दिल जीतने की। इस सेक्टर पर ऐसा कुछ था नहीं, बट उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई, एसोसिएशन 3 एक्ट लेके आए ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1861, 1892 और 1990। उसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, उसको इम्पोर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है किसमें, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में। इसमें क्या किया गया था कि एक बिगिनिंग, मतलब एक शुरुआत थी लाइक जिसमें इंडियंस को हम एक लॉ मेकिंग प्रोसेस में लेके आएंगे। कैसे लेके आए वो हम अभी पढ़ते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया, जो वॉइसराय था वो नॉमिनेट करेगा, लाइक कोई चुन के नहीं आएंगे, सिर्फ वो नॉमिनेट करेगा किसको, नॉन ऑफिशियल मेंबर को ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल, अपनी काउंसिल के बीच में। जो ऊपर हमने बोला था ना, एक सेक्रेटरीट ऑफ काउंसिल बनेगी जिसका उसमें ये नॉमिनेट करेगा। अभी आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि अभी भी नॉमिनेशन होती हैं हमारे लाइक लोकसभा या राज्यसभा में, या कैसे उसकी क्लैरिफिकेशन है, कितने मेंबर्स हो सकते हैं, ओके और कौन नॉमिनेट करता है। उसके बाद चलो अभी हम पढ़ रहे थे एक्सपेंडेड। इन 1862 जो लॉर्ड कैनिंग थे, जो वॉइसराय थे, उन्होंने नॉमिनेट किया 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल, लाइक 3 इंडियंस को एंड ना लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर। और ये महाराजा ऑफ पटियाला, ये अगर मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पर हमारे पंजाब में जो पटियाला है वे वहीं के जो अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह, जहाँ के अभी जो सीएम है, उन्हीं की फैमिली के महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है। इसमें प्रोसेस लाइक एक प्रोसेस स्टार्ट किया गया डिसेंट्रलाइजेशन, किसकी डिसेंट्रलाइज प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन किसके साथ, कि उन्होंने जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की, उनको रिस्टोर कर दिया कि आप फिर से अपनी उन पावर्स को लाइक कर सकते हो। मतलब ये रिवर्स किया गया सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब ये क्लाइमैक्स पे थी एंड ये मतलब एक अंत आ चुका था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का। और इसमें जो पॉलिसीज थी लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन की, उसमें रिजल्ट किया गया ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस इन 1937। अब इसमें प्रोवाइड किया गया किसको, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड पंजाब। अब इसमें क्या क्या के कब इस्टेब्लिश हुई है, बंगाल 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस हुई है 1886 में एंड पंजाब हुई है 1897 में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे, सबसे पहले बंगाल की हुई है, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की, उसके बाद पंजाब की। उसके बाद वाइसराय था, उसको एम्पावर कर दिया गया कि वो रूल्स और ऑर्डर्स बनाएगा फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन, बिजनेस को और अच्छा करने के लिए वो अपनी काउंसिल के में नए नए ऑर्डर्स और रूल्स निकाल सकते हैं। इट ऑल्सो लाइक इसमें रिकॉग्नाइजेशन दी गई पोर्टफोलियो सिस्टम की। पोर्टफोलियो सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में। इसमें क्या था, जो मेंबर थे वाइसराय की काउंसिल के, उनको इंचार्ज बनाया गया, कुछ एक डिपार्टमेंट बनाए गए, उनके इंचार्ज उनको बनाया गया और वो फाइनल ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल मैटर ऑफिस डिपार्टमेंट, जो भी बंदा उसका था लाइक वो उस पे कोई भी रूल निकाल सकते थे। लाइक अगर हम बात करें अभी जो हमारी मिनिस्ट्रीज बनती हैं, वैसे ही तब उस टाइम पर
उन्होंने क्या किया गया, डिपार्टमेंट की इंचार्ज बनाई गई। अब इसमें जो वाइसराय था उसको ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दे दी गई। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे अभी भी क्या कोई ऑर्डिनेंस पास करता है, अगर करता है तो कौन से आर्टिकल के तहत उसको ये पावर मिलती है। और लाइक इसमें क्या हुआ, कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ओके और ये जो ऑर्डिनेंस होगा वो 6 मंथ तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसके बाद आया इंडियन गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1892 में क्या हुआ है, नंबर ऑफ लाइक जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, जो ऊपर हमने बात किया था, फिर उन्होंने बोला कि अभी इंडियंस जो हैं वो तो आजादी के लिए भड़क रहे हैं, तो इसके लिए हम उनको अपने जो मेंबर्स लाइक उनको असेंबली में पार्टिसिपेशन दे देते हैं। तो उन्होंने जब पार्टिसिपेशन दी, अब उसके जो मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज किया गया। सॉरी मैं थोड़ा पानी पीने लगी थी। उनको इंक्रीज किया गया। अब उसमें क्या, मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफ देम, उसमें लाइक उनकी ऑफिशियल मेजोरिटी को बढ़ा दिया गया, और फंक्शन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसके काम को भी बढ़ा दिया गया, और उनको पावर दी गई कि वो बजट को डिस्कस कर सकेंगे। इससे पहले वो सिर्फ एज अ नॉमिनेट किया जाता था और उनको ऐसा कोई पावर्स नहीं दी गई। अब उनको इतना दिया कि हाँ कि तुम लोग बजट को डिस्कस कर सकते हो, बना नहीं सकते, मना है उसको डिस्कस करना है, और कोई क्वेश्चन है वो आप एग्जेक्टिव से पूछ सकते हो, ठीक है। और उसमें जो नॉमिनेशन थी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, वो उसमें कैसे होनी थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि किसने करनी थी, वाइसराय ने, किसकी रिकमेंडेशन पर, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो भी उस पर्टिकुलर प्रोविंस का लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा उस वो रिकमेंड करेंगे तो उसको एज सच नॉमिनेट किया जाएगा। या फिर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में से कैसे होगा, जो गवर्नर है वो रिकमेंड करेगा ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड म्यूनिसिपैलिटीज, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से हो सकता है, म्यूनिसिपैलिटी से हो सकता है, कोई जमींदार हो सकता है, कोई चैम्बर में से हो सकता है, या कोई ट्रेड एसोसिएशन में से हो सकता है। ये जो एक्ट था ये लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन था, किसके लिए, फॉर इलेक्शन इन फाइलिंग अप सम नॉन ऑफिशियल सीट। ये सिर्फ फिलिंग अप ऑफ नॉन लाइक जो नॉन ऑफिशियल सीट थी उन्हीं के लिए था, ये ऑफिशियल नहीं था। द वर्ड इलेक्शन वाज however not used in this act। the process was described as a nomination made by the recommendation। मतलब कोई इलेक्शन जो वर्ड था वो यूज नहीं किया गया था, लेकिन वो नॉन ऑफिशियल सीट्स के लिए ही उनको अभी यूज किया गया। तो उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इस बात को हमने ध्यान रखना है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसका नाम पहले आता है, और जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है उसका नाम उसके बाद किसका नाम आता है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया का। ओके तो अब इसमें जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, जो साइज था लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसको इंक्रीज कर दिया गया, सेंट्रल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पर भी। जो नंबर थे, अगर लाइक साइज इंक्रीज होगा, जो नंबर होगा वो भी इंक्रीज कर दिया। पहले 16 थे, अब कितने हो गए, 60 हो गए। जो नंबर ऑफ प्रोविंशियल अब जो नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे वो अभी तक नॉट यूनिफॉर्म था, लाइक उसका कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, वो कम भी हो सकते थे और बढ़ भी सकते थे। इट रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी। जो मेजोरिटी थी वो अभी भी किसको दी गई, लाइक किसकी थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। मगर अलाउ किया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। जो ऑफिशियल मेजोरिटी है वो सेंटर की रहेगी, जो प्रोविंशियल लेवल पर है वो किसकी मेजोरिटी रहेगी, ओनली फॉर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। इट इनलार्ज, इसने इनलार्ज कर दिया किसको, लाइक कुछ फंक्शंस हैं किसके, लेजिस्लेटिव काउंसिल के दोनों लेवल पर, लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द प्रोविंशियल लेवल एज वेल एज एट ऑन द सेंट्रल लेवल। फॉर एग्जांपल जो मेंबर्स थे वो आस्क कर सकते, लाइक पूछ सकते थे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी, और कोई ना कोई रेजोल्यूशन भी पास कर सकते थे, किसके ऊपर, बजट के ऊपर। उस पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने जो फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडिया विद एग्जेक्टिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर, इसमें जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो पहले इंडियन थे जिन्होंने वाइसरॉय के एग्जेक्टिव काउंसिल को लाइक ज्वाइन किया था। ये हम लोग याद रखेंगे, पहले ऐसे कौन से इंडियन थे जिन्होंने जिन्होंने ज्वाइन किया था या बने थे फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉयज एग्जेक्टिव काउंसिल, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और उनको अपॉइंट किया गया था एज अ लॉ मेंबर। मतलब इसमें क्या था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का लाइक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया, जिसमें क्या था कि उन्होंने मान लिया कि हाँ हम सेपरेट इलेक्टोरेट करेंगे मुस्लिम मेंबर्स के लिए। वर्ड टू बी, अब इलेक्टोरेट का क्या मतलब है, जो मुस्लिम मेंबर है वो सिर्फ मुस्लिम लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा,
ओके, ये था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। अब इसको इस बात को लेके लाइक किस लॉर्ड मिंटो का नाम आता है, क्योंकि लॉर्ड मिंटो को हम लोग लाइक कम्युनल इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। उसी टाइम पे लाइक जो हमारी थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात चल रही थी, जब महात्मा गांधी जी ने प्रॉब्लम बोल दिया था कि हम नहीं करेंगे, कि फिर उन्होंने क्या किया था कि अब हम औरतों को भी देंगे, लाइक फीमेल को भी, SC ST को भी, सिख को भी, लाइक ये था। ये बात की बात है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, वो हम आगे जाके हिस्ट्री जब अगर कवर करेंगे तो उसमें इसको इंक्लूड करेंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइक, एक तो उन्होंने बोल दिया कि कम्युनल एक्ट लेके आया। कम्युनल एक्ट क्या था, मुस्लिम जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे उनको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही लाइक खड़ा कर सकते हैं, उनको वही वोट दे सकते हैं। दूसरा क्या है, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन लाइक प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ जमींदार, लेकिन इनकी भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन कर दी गई। अब बात आती है, उसके बाद हमारे पास आता है गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919। और राइट क्या होता है, 20 अगस्त 1917 को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर कर देती है फर्स्ट टाइम कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो द ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे उन्होंने इंट्रोडक्शन करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का, वो दस इनएक्ट विच कम इन लाइक 1919 में वो बना है, 1921 में वो फोर्स में आया है। अब इसमें क्या था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। अब मॉन्टेग्यू क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम है, और चेम्सफोर्ड क्या है, उस टाइम के वाइसरॉय का नाम, लाइक लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, ये बात हम लोगों ने याद रखनी है। इसमें फीचर्स क्या है, इसमें जो सेंट्रल कंट्रोल था प्रोविंस, लाइक जो सेंटर का कंट्रोल था प्रोविंसेस के ऊपर बाय द डीमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट। जो सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेचर वर ऑथोराइज टू मेक द लॉ, वो लॉ बना सकती थी। कुछ एक सब्जेक्ट दिए गए थे। हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। मतलब अब ऐसा था कि प्रोविंस लेवल पर जो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो लॉ बना सकती थी, लेकिन अभी भी सारी पावर किसके पास थी, यूनिटरी थी और सेंट्रलाइज्ड ही थी। फर्दर डिवाइड किया गया था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में, एक तो ट्रांसफर्ड और दूसरा है रिजर्व। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है वर्ड टू बी, उनको किसने रजिस्टर करना था, गवर्नर ने। किसकी मदद से, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी भी ऐसा ही होता है। The reserved subject of the other hand were to be administered by the governor and executive council without being responsible to the legislative council. जो reserved subjects होंगे उनको दूसरी तरफ कौन देखेगा, मतलब उनको एडमिनिस्टर किया जाएगा गवर्नर के द्वारा और एग्जेक्टिव काउंसिल के द्वारा, बिना किसी विदाउट कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दिस डुअल स्कीम लाइक द, ये जो डुअल स्कीम थी गवर्नेंस की, इसको क्या कहा जा रहा था, डायरकी। हम लोग याद रखेंगे ये जो डायरकी वर्ड था वो कब आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ओके, इसमें इसका क्या मतलब था, डायरकी का मतलब एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब था डाई और आर्की, मतलब डबल रूल। आर्की का मतलब रूल, डाई का मतलब डबल। हाउएवर मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत लार्ज लेवल पर अनसक्सेसफुल रहा। इसने उतनी ज्यादा लाइक जितना इन्होंने सोचा था उतना इससे बेनिफिशियल नहीं रहा। ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया लाइक यहीं पर बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन कंट्री में होने का लाइक इंट्रोड्यूस किया गया। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको रिप्लेस कर दिया गया बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अभी भी हमारे जो देश में है वो बाई कैमरलिज्म चलता है, जिसमें अपर हाउस भी है और लोअर हाउस भी है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे अपर हाउस कौन सा है और लोअर हाउस कौन सा है। द मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज वर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। दोनों जो लाइक जो दोनों हाउसेज है उनमें जो मेंबर्स थे वो किसके द्वारा चुने जाएंगे, लोअर हाउस और लाइक बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। अब जो डायरेक्ट इलेक्शन थी वो सीधा लोगों के द्वारा नहीं थी, ये डायरेक्ट इलेक्शन ऐसे नाम दे दिया गया था। इट रिक्वायर्ड दैट 3 or 6 मेंबर ऑफ द वॉइसलेस एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। ऐसा भी कहा गया कि जो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जो 3 लाइक उसमें क्या कहा गया, जो 3 ऑफ द लाइक 6 में से जो 3 मेंबर हैं वो क्या होंगे, इंडियन होंगे। इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी जो हमने ऊपर बात किया था, लाइक एक कम्युनल रिफॉर्म आया था जिसमें क्या था, इंडियन लाइक मुस्लिम को मुस्लिम ही लाइक मुस्लिम वोटर ही मुस्लिम इलेक्टर मुस्लिम वोटर को वोट डालेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया था कि उन्होंने इलेक्टोरेट को बढ़ा दिया गया, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन भी इसमें ला दिया गया। अब क्या था, फ्रेंचाइजी दे दी गई लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। लाइक कुछ एक फ्रेंचाइजेस दे दी गई कुछ एक लोगों को, सबको नहीं, सिर्फ कुछ एक लोगों को।
अब एक नया ऑफिस बनाया गया हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का, किसमें, कहाँ बनाया गया, लंदन में, और उसको ट्रांसफर किया गया कुछ उसके फंक्शन को, जो कौन परफॉर्म करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसमें प्रोवाइड किया गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब इससे क्या हुआ, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट होती है 1926 में फॉर द रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट, जिसको आज के टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तब उसके टाइम पे क्या था, सिविल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में सेपरेट किया गया। पहली बार में ये सेपरेट किया गया प्रोविंशियल बजट को और सेंट्रल बजट को। और आज भी अगर हम देखें तो ऐसा ही होता है, सेंट्रल बजट जो हमारा है वो पहले तो फरवरी के एंड में आता था, अब जो है वो जनवरी के एंड में आना स्टार्ट हो गया। उसके अभी वो फरवरी के स्टार्टिंग में और जनवरी के एंड में आना स्टार्ट हो गया। जो प्रोविंशियल बजट है वो उसके बाद आता है। अभी भी हमारा जो बजट है सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे अलग अलग ही आता है, ठीक है। इट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट स्टैट्यूटरी कमीशन की, उन्होंने अपॉइंटमेंट की बात की। रिपोर्ट ऑन द वर्किंग आफ्टर 10 ईयर ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स, उनको अपनी रिपोर्ट देनी है अपने हर 10 साल के बाद। अब बात ये है कि 1926 तक ये था, और यहाँ पर बात चल रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ओके, अब 1919 के 10 साल अगर हम बात करें तो 1929 बनता है, लेकिन अब यहाँ पर आ गया हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आ गया 1927 क्योंकि अभी तो 2 साल थे, अभी तो वो नहीं आ सकते थे। तो इस बात का जो हमारे जो लोगों हैं उन्होंने काफी विद्रोह किया, ये 2 years बिफोर द शेड्यूल ही आ गया था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो अपॉइंटमेंट की 7 मेंबर्स की, जिसके जो हेड थे, चेयरमैनशिप कौन थी, सर जॉन साइमन। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करनी थी, किसको लेके, कंडीशन ऑफ द कंडीशन देनी थी ऑफ अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल द मेंबर ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिशर्स, इसलिए जो हमारे लोग थे उन्होंने क्या किया था, बाइकॉट। जो कमीशन था उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1930 में और रिकमेंड किया वायलेशन ऑफ डायरकी। अब इस बाइकॉट के ड्यूरिंग हमारे जो लाजपत राय जी है वो भी लाठी चार्ज में वही शहीद हो गए थे। ओके, इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। द एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, एस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया का, प्रिंसली स्टेट का, एंड कंटिन्यूशन हुआ किसका, कम्युनल इलेक्टोरेट का। जो चला आ रहा था उसको नहीं रोका गया, उसको एज ही चला रहा, सिर्फ खत्म किसको किया गया, डायरकी को, डबल रूल को खत्म किया गया था। इसमें क्या किया था, जो प्रपोजल दिया गया ऑफ द कमीशन, उस कमीशन में क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कन्वेन करेगी 3 राउंड टेबल, जो ब्रिटिश 3 राउंड टेबल जो मैंने बात की थी कम्युनल इलेक्टोरेट की, कि सेकंड राउंड टेबल में महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया था कि ये बात गलत है कि आप ऐसे नहीं दे सकते। तो उसके बाद फिर और बात हुई थी, अब वहां पर क्या था कि हम 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी, जिसमें क्या था, ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट, इन सबको उन्होंने बोला कि आप लोग आओगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन। उन्होंने बोला कि हम डिस्कशन करेंगे व्हाइट पेपर और रिफॉर्म कुछ रिफॉर्म्स लेके आएंगे। वॉज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द ज्वाइंट सिलेक्ट कमीशन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब यहाँ पर क्या था, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट एक्ट आएगा 1935 में, उसमें इसको इनअप्रोप्रिएट, जो इसकी रिकमेंडेशन इसको इनअप्रोप्रिएट विद सर्टेन चेंजेस कर दिया गया। उसके बाद कम्युनल अवार्ड, ये क्या था, मैकडोनल्ड, रामसे मैकडोनल्ड, उसने कम्युनल रिवॉर्ड, ही इज ऑल्सो नॉन एज द हम फिर शुरू करते हैं। 1932 में क्या हुआ, रामसे मैकडोनल्ड ने फर्स्ट जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंस किया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनोरिटीज, जिसको हमने क्या कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। ये अवार्ड नॉट ओनली ये सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम ही नहीं था, जिसमें सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, और आल्सो इसमें क्या था, डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट। जो गांधी जी थे इस बात से बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हुए ओवर दिस एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल representation to the depressed classes and undertook fast into the यावड़ा जेल। तो उन्होंने क्या था, एक व्रत ले लिया था, अनशन पे बैठ गए थे आफ्टर अवार्ड। उसके बाद ये जो अवार्ड था ये मॉडिफाई किया गया था। एट लास्ट क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था किस किस के बीच में, लीडर ऑफ कांग्रेस एंड द डिप्रेस्ड क्लास। अब उसको, इस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, पूना पैक्ट, जो महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में। और जो एंड उसके बाद रिटेन किया गया हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड गिव रिजर्व सीट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लासेस को क्या दी गई थी, कुछ सीट्स दे दी गई, जो अभी भी है, अभी भी डिप्रेस्ड सीट दी जाती है, ठीक है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या था, ये एक कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया ऐसा था, लाइक इसके अंदर 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अभी हमारे जो आर्टिकल लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। इसमें क्या था, ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स को एज अ यूनिट बनाया जाएगा। और ये जो एक्ट है ये डिवाइड करेगा पावर्स को, किसकी पावर्स को, सेंटर की, एंड यूनिट इन टर्म ऑफ 3 लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो फेडरल लिस्ट है उसमें कितने और उन्होंने दिए 59 आइटम्स दिए, प्रोविंशियल में 54 दिए और कंकरेंट में कितने दिए 36। इसके अलावा कुछ रेजिड्यूरी पावर दी गई, किसको दी गई, वॉइस राय को। मतलब इसमें क्या था कि जिसपे इन तीनों में से कोई नहीं लॉ बना पाएगा उस पे कौन बनाएगा, वॉइस राय बनाएगा। मतलब अब इसमें क्या था, हाउएवर जो फेडरेशन थी वो कभी भी प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट, मतलब इस पर्टिकुलर को प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया। मतलब अबॉलिश हो चुकी थी डायरकी। अब इन द प्रोविंसेस एंड मतलब प्रोविंसेस में भी जो प्रोविंसेस थी वहां पर भी डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया था। और जो था लाइक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस, जो प्रोविंसेस थी उनको अलाउ किया गया कि वो ऑटोनोमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर ऑन डिफाइंड स्फीयर, अपने डिफाइंड स्फीयर में अपने अकॉर्डिंगली को एक्ट ला सकती हैं। वो एनी एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस दैट द गवर्नर रिक्वायर टू एडवाइज द ऑफ मिनिस्टर। जो गवर्नर था उसको रिक्वायर था कि वो उस एक्ट के लिए एडवाइस ले, रिस्पॉन्सिबल हो गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए। अब ये कब आया, ये कब इफेक्ट में हुआ, लाइक इस पे काम करना कब स्टार्ट हुआ 1937 में, और इस पे काम करना बंद कब हो गया 1939 में। अब इसके बाद क्या हुआ, अडॉप्शन प्रोवाइड की गई डायरकी एट द सेंटर, कि सेंटर में डायरकी रखेगी, प्रोविंसेस में डायरकी को खत्म कर दिया गया था। ओके, इसमें क्या था, जो फेडरल सब्जेक्ट थे उनको डिवाइड किया गया, किसमें, रिजर्व सब्जेक्ट में और ट्रांसफर सब्जेक्ट में। ये जो प्रोविजन थी, एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल, मतलब ये कभी भी ऑपरेशन में नहीं आया, ये बस ऐसा किया ही है। उसके बाद बाइकैमरलिज्म किया गया, कहाँ पर, डायरकी तो खत्म कर दी उन्होंने प्रोविंसेस में इसी आर्टिकल के, इसी लाइक एक्ट के अकॉर्डिंग। अब उन्होंने बाइकैमरलिज्म लाइक 2 हाउसेस की बात की, कुछ एक 11 प्रोविंसेस में। उन 11 प्रोविंसेस में उनके नाम कौन कौन से हैं, बॉम्बे, लाइक बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस वर मेड बाइकैमरल। ओके, इसमें क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली होगी लोअर हाउस। अभी भी हमारे देश में लाइक जो है बाइकैमरलिज्म स्टेट पे होता है, लेजिस्लेचर लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेट्स में है। वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन कौन सी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली भी हैं। इट फर्दर एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग, लाइक इसमें क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबर, मतलब इसको और इन्होंने एक्सटेंड करने की कोशिश की, जिसके लाइक जो हम बिल्कुल लाइक हमारे देश के जो नेता थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लाइक उन्होंने तो अपना ही किया, उन्होंने फिर इस चीज को एक्सटेंड करने की कोशिश की। इट एक्सटेंड द फ्रेंचाइज, उन्होंने जो फ्रेंचाइज थी उसको एक्सटेंड कर दिया, जिसमें क्या था 10% जो था टोटल पॉपुलेशन का गॉट द वोटिंग राइट। उनको पहले किसको मिला था, सिर्फ उन्हीं को जो पढ़े लिखे लोग थे या जिनके पास पैसा था, सिर्फ उन्हीं को। अब उन लोगों को भी मिल गया जिनके पास लाइक 10% लोगों को वोटिंग राइट्स मिल चुके हैं। अब यहाँ पर क्या 1935 में हमारे आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट होती है, कंट्रोल द करेंसी ऑफ द क्रेडिट ऑफ द कंट्री। ओके, it provide for the establishment of not only federal public service commission के लिए नहीं, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी अब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और 2 more प्रोविंसेस के लिए भी बनाया गया। लाइक जो हमने अभी बात की थी कि सिविल सर्विसेज लाइक सिविल सर्वेंट को एक कंपटीशन के तहत लिया जाएगा, अब उन्होंने बोल दिया कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होगा और प्रोविंशियल पब्लिक स्टेट कमीशन जो अभी हमारे पीपीएससी और होते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, एक फेडरल कोर्ट बनाई जाएगी जो कब एस्टेब्लिश 1937 में। आप मुझे कमेंट करके बताओगे, अभी मुंह पर पढ़ के आए हैं। सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी कोलकाता में, वो कब बनाई गई थी, वो कौन सा ईयर था, वो भी आप मुझे कमेंट में बताओगे। ओके, उसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये फाइनल एक्ट था, लाइक 20 फरवरी 1947 को ये आता है। ये कौन लेके आया, लाइक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली लेके आए, जिन्होंने डिक्लेयर किया ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड, मतलब वो 30 जून 1948 के बाद लाइक जो भी उनकी पावर्स उनको ट्रांसफर कर देंगे इंडियंस के हाथों में, लाइक लोगों को दे देंगे और हमें आजादी दे देंगे। और ये जो अनाउंसमेंट थी वो लाइक इसमें क्या था, एजिटेशन आई, मुस्लिम लीग डिमांड, उन्होंने मुस्लिम लीग ने क्या बोला कि नहीं भाई, हमें तो
अगेन ऑन जून 397 उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ये क्लियर कर दिया कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा उसको किसके कौन बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी, और वो असेंबली बना दी गई 1946 में। अब इसमें क्या हुआ, कोई कैन नॉट अप्लाई टू द पार्ट ऑफ द कंट्री विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। अब इसमें इन्होंने क्या बहुत अच्छा गेम खेल गए कि जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कर ले, जो नहीं करना चाहते हैं वो मत करे। सेम डे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय उन्होंने क्या किया, एक पार्टीशन प्लान भी उन्होंने लाके रख दिया, जिसको हम जो पार्टीशन प्लान है उसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। उन्होंने क्या बोला, ये प्लान है जिसको एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी। इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान ऑफ इनेक्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उसके बाद जो हमारा इंडिपेंडेंस थी वो हमें 1947 में मिल गई, जबकि उनका प्लान था 30 जून 1948 में। फिर मुस्लिम लीग की जब डिमांड आ जाती है 3 जून 1947 को, उसके बाद ये क्या करते हैं, उनका जो उसी सेम डे पे उनका जो था माउंटबेटन का प्लान आ जाता है। उनकी पहले से ही प्लान थी, बस हमारे थोड़ी सी चिंगारी की वजह से हमारा जो देश था वो अलग अलग हो गया था। इसमें था जो ब्रिटिश रूल है वो एंड हो गया, जो इंडिया है वो डिक्लेयर हो गया। इंडिपेंडेंट कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। पार्टीशन हो चुकी थी, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान बन चुके थे टू सक्सीड द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ठीक है, अबॉलिश हो गया था किसको, ऑफिस ऑफ वाइसरॉय को। प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन गवर्नर जनरल हु वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट, जिसमें जो मैजेस्टिक गवर्नमेंट थी इन ब्रिटेन में उसके पास रिस्पॉन्सिबल थी विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। इसमें क्या था, इम्पावर कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ऑफ द टू डोमिनेंस फ्रेम एंड अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बाय देयर रिस्पेक्टिव नेशन एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। वो किसी को भी रिपील या उसको चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अब हमारे पास अब हमारे पास सारे जितने भी एक्ट है उन पे हमारा हक हो चुका था। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको जो था उस असेंबली को एम्पावर कर दिया गया कि वो डोमिनियंस ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ द टेरिटरी टिल द, जब तक कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता सबको उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका ही फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का पास नहीं किया जाएगा 15 अगस्त 1947 के बाद। उसको was to extend to either the new dominion unless it was extend therefore legislature in the dominion। अबॉलिश कर दिया गया ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को। अब इसमें प्रोक्लेम कर दिया गया लैप्स ऑफ ब्रिटिश प्राइमोटेंसी, जिसमें क्या था, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं एंड ट्रीटी रिलेशंस हैं विद द ट्राइबल एरिया फ्रॉम 15 अगस्त 1947। और हमें जो था वो इट ग्रांटेड द फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को आजादी दे देगी, भाई या तो तुम इंडिया में आओ या तुम पाकिस्तान में आओ या तुम अलग ही रह लो। ये भी इनकी बहुत अच्छी गेम उन्होंने खेली थी ताकि हमारा देश टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हमारे देश को जोड़ा था। इसीलिए उन्हें यूनिटी मैन इसीलिए उनका जो स्टैचू है वो ऑन द बैंक ऑफ रिवर है। इसमें प्रोवाइड किया गया गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ डोमिनियंस एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 उसमें जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन थे वो फ्रेम किए गए थे, उनको हम मॉडिफिकेशन करके भी उसको यूज किया जा सकता है। ये डिप्राइव खत्म कर दिया गया ब्रिटिश मोनार्क को कि उनका कोई भी विटो बिल्स और आस्क रिजर्वेशन सर्ट अप्रूवल अब उनका कोई नहीं है, बट दिस राइट वाज रिजर्व्ड फॉर द गवर्नर जनरल। अब ये जो राइट था ये गवर्नर जनरल तक सीमित था। जो गवर्नर जनरल था उसके पास अब पावर आ गई थी, वो किसी भी बिल को एक्सेंट कर सकते हैं इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी, मतलब डेजिग्नेशन दे देगी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रिंसली गवर्नर काउंसिल, जो कि एक नॉमिनेटेड हेड होंगे स्टेट की, रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स। अब इसमें क्या था, जो एम्परर का टाइटल था, एम्परर ऑफ इंडिया का रॉयल टाइटल का, उस किंग ऑफ इंग्लैंड से उसे उसे ड्रॉप कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अपॉइंटमेंट को जो सिविल सर्वेंट्स की थी, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट थी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उसको भी खत्म कर दिया गया। और जो द मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर द 15 अगस्त विल कंटिन्यू, जो पहले 15 अगस्त से पहले उन्होंने जिनका एग्जाम दिया था वो तो एज ऑफिसर रहेंगे, जो नए हैं उनको वो वाला उनको नहीं किया जाएगा। अब नए इंटाइटल द टाइम, अब उसके बाद इंजॉय वो तो सब बेनिफिट करेंगे, बट जो नई रिक्रूटमेंट थी वो उनको कॉल ऑफ कर दिया गया।
और उसके बाद क्या था, एट द स्ट्रोक 14 अगस्त 1947 को किसको आज़ादी मिलती है, वो पाकिस्तान को। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल जाती है और सारी की सारी पावर इंडिया और पाकिस्तान को और ट्रांसफर कर दी जाती है। जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो हमारे इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एज द फर्स्ट, जो जवाहरलाल नेहरू उन्होंने एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कसम लेते हैं। और हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जो 1946 से बनी थी, वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का उसे दर्जा मिल जाता है। इसमें हमें कुछ एक चीज पोर्टफोलियो से जो हमें पता होना चाहिए, जो जवाहरलाल नेहरू है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल भी थे। एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन भी उन्हीं के अंडर था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर के अलॉन्ग विद द वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। एंड उसके बाद लियाकत अली खान जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। आसफ अली जो हमारे रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट के थे। एंड उसके बाद था जोगिंदर नाथ मंडल जो के लॉ, जिन्होंने अंडर कौन सा था, लॉ का। और उसके बाद है जो कैबिनेट आई फ्री इंडिया के अंडर, वो भी आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लोगे। ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको किसका याद रखने की जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू जो के प्राइम मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर, कॉमनवेल्थ एंड साइंस रिसर्च। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन। डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ। और CH भाभा कॉमर्स। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ। एंड VN गर्गिल जो हमारे वर्क, माइंड्स एंड पावर के थे। आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आप इस वीडियो को 2 बार देखो या 1 बार देखो, बट इसके बाद हम लोग कल से हम क्या करेंगे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट चैप्टर 2 इसका स्टार्ट करेंगे। टोटल हमारे पास इसके 79 चैप्टर्स हैं, वो हम एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू। आप न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई आपकी क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, और वो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें कंक्लूड कर लेंगे। ओके, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो कल आ जाएगी आप लोगों तक। और शेयर भी कर दीजिए अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू।